हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई सेगमेंट का शुरुआत करने जा रहा हूँ और इस नए सेगमेंट में है कि पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और पॉलिटी में बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल 2200 भाग को अध्ययन करना है एक एक क्रमवार तरीके से और सारे अनुच्छेद को अभी देखना है जो जो इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम संभवतः यदि आप 395 में से 200 अनुच्छेद यदि कर लेते हैं तो ये वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, पीटी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट पीसीएस में पीटी तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, और जितने भी स्टेट में लेवल कांस्टेबल के एग्ज़ाम होती है सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे बनाकर दिया। 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को बनाकर संविधान सभा ने दिया तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वहीं वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। भारतीय राज्य व्यवस्था, सवाल उठता है कि कहते किसे को। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की राज्य को कैसे, राज्य और देश केंद्र को कैसे चलाएं, इसमें किसका कितना रोल है, और यदि आप गलती करते हैं, न्यायालय जाते हैं या कोर्ट जाते हैं, तो किस तरीके से या किस अनुच्छेद, किस धारा के तहत आपको सज़ा मिलती है और किस अनुच्छेद के तहत, किस धारा के तहत आपको जज यानी उस अपराध से आप छुटकारा पाते हैं। इन सभी चीज़ों का डिटेल विवरण हमारे भारतीय संविधान में मिलता है। तो आइए देखते हैं कि शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। इसके बाद टोटल सारे भाग को देख लेते हैं, क्योंकि आप जब तक इस चीज़ को नहीं जानेंगे कि किस चैप्टर में क्या है तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो 2200 भाग को एक एक करके देख लेते हैं और फिर एक एक भाग के एक एक अनुच्छेद को सिलसिलेवार तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। तो देखते हैं शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग थे भारतीय संविधान। शुरुआत में बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत में यानी संविधान जब बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को फाइनली जब भारतीय संविधान बना करके तैयार किया, तो उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितने अनुसूचियाँ थे। उस समय टोटल अनुच्छेद की संख्या में बात करो तो 395 अनुच्छेद, भाग की बात करो तो 22 भाग, और अनुसूची की बात करो तो अनुसूची 8 थे। ये तब की मैं बात कर रहा हूँ जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुए, और वर्तमान में बात करता हूँ वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या 448 है। वहीं भाग की संख्या 25 है और अनुसूची की संख्या 12 है। ये सवाल पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पलट करके देख सकते हैं कि शुरुआत में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395, कितने भाग थे 22 और कितने अनुसूची 8। ये सवाल पूछा गया है। और वर्तमान में कितनी अनुसूची है तो 12 है। अब ये तो देख लिए कि शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे, वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग, कितने अनुसूची। लेकिन देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं कि 22 भाग तो है, लेकिन 22 भाग में क्या क्या है उससे इसको जानने, इसके बाद एक चैप्टर को पढ़ेंगे।
तो आइए देखते हैं कि किस भाग में क्या है, यानी किस चैप्टर में क्या है। भाग को आप जरूरी तरीके से जान सकते हैं कि चैप्टर में क्या है। 22 चैप्टर, सीधी सी बात कर सकते हैं कि भाग को हम 22 चैप्टर कर सकते हैं। देखते हैं किस चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है। हम आते हैं भाग यानी चैप्टर को, एक एक चैप्टर को देखते हैं, 22 चैप्टर को। यदि मैं भाग 1 की बात करूं, भाग 1, तो भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य क्षेत्र, 28 राज्य है वर्तमान में भारत में, उसके क्षेत्र के बारे में विवरण है भाग 1 में। और इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। वहीं भाग 2 की मैं बात करूं तो इसमें है नागरिकता। नागरिकता, इसमें इस चीज का उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता संविधान में किसके तहत दी गई है और किस आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है, इसका उल्लेख भाग 2 में है। और इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है, तो अगले पार्ट में देखेंगे, चूंकि डिटेल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। भाग 3 की बात करूं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। वहीं भाग 4 की बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 की बात करूं तो भाग 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के बारे में जानकारी हमें मिलती है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं भाग 6 की मैं बात करूं तो राज्य सरकार के बारे में जानकारी मिलती है, राज्य सरकार। भाग 7 की बात करूं तो भाग 7 का था ये राजाओं के बारे में था, जिसको वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। क्या क्या इसको निरस्त कर दिया, यानी सीधी तौर पे कहते इसको समाप्त कर दिया गया। भाग 8 की बात करूं यानी भाग 8 की बात करूं तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानकारी मिलती है, केंद्र शासित प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट है, केंद्र शासित प्रदेश यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे शासन की जाती है, उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वहीं मैं भाग 9 की बात करूं तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? पंचायती राज व्यवस्था। ऊपर लिखता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे कि भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
भाग 5 में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, भाग 6 में राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, भाग 7 निरस्त कर दिया गया, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको मिटा के आगे लिखता हूँ फिर ऊपर, जो कि नीचे दिख नहीं रहा होगा। इससे मिटेगा नहीं तो इससे मिटाना पड़ेगा। हाँ, चूंकि भाग 8 तक बात कर चुके थे, तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चल नहीं रहा है मार्कर, क्योंकि पानी लग गया था। इसके बारे में दिया होगा पंचायती राज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। भाग 10 की बात करूं तो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहीं भाग 11 की बात करूं, यानी चैप्टर 11 की बात करूं, तो चैप्टर 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध, जैसे पति और पत्नी के बीच कैसा संबंध होता है, वैसे केंद्र और राज्य के बीच संबंध होता है। तो भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध। वहीं भाग 12 की बात करूं तो भाग 12 में वित्तीय संपदा के बारे में जानकारी मिलती है। वित्तीय संपदा के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 13 के बारे में बात करूं तो वाणिज्य एवं व्यापार। यानी पूरे देश में आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उस चीज का कर सकते हैं जिस चीज का हमारे देश में बैन ना हो। जैसे आप बिहार में शुरू कर दें शराब बेचना, तो बिहार में तो शराब बैन है, और शराब बेचना बिहार में शुरू करेंगे तो नीतीश कुमार तो ऐसे विधानसभा में अच्छे बयान दे रहे हैं, और शराब बिहार में बेचेंगे तो नीतीश कुमार और अच्छे बयान देने शुरू कर देंगे। इसलिए उस चीज़ का व्यापार करना है राज्य में जिस चीज़ का प्रतिबंध ना हो, उस चीज़ का व्यापार कर सकते हैं। भाग 13 के लिए। भाग 14 की बात करूं तो भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें सेंट्रल भी लेना है। सीधी आप बात करो यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस। अखिल भारतीय सेवा मतलब आईएएस जो बनते हैं, आईपीएस जो बनते हैं, तो उसका उल्लेख भाग 14 में किया गया, अखिल भारतीय सेवा। और इसमें ऐसा नहीं कि केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है, नहीं, इसमें केवल लिखा है अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें यूपीएससी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आ जाए, और स्टेट सारे स्टेट का, जैसे जेपीएससी की बात करें झारखंड के लिए, बीपीएससी बिहार के लिए, आरएएस राजस्थान के लिए, यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश के लिए। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिला के इसमें अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया। भाग 15 का बात करूं तो निर्वाचन यानी चुनाव। भाग 16 की मैं बात करूं तो कुछ विशेष वर्गों को, चलो ऊपर लिखता हूँ, चूंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाग 9 में क्या है पंचायती राज व्यवस्था, भाग 10 में क्या अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के बारे में, भाग 11 में क्या केंद्र और राज्य के बीच संबंध,
भाग 12 में वित्तीय संपदा फाइनेंस कमीशन। भाग 13 में वाणिज्य व व्यापार। भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाएं और भाग 15 में निर्वाचन। और फिर ऊपर लिखता हूं, चूंकि नीचे दिखेगा नहीं। तो हम बात कर चुके थे आपका भाग 15 तक। 15 में क्या था? निर्वाचन। और भाग 16 से बात करता हूँ। भाग 16 में है कि कुछ वर्गों को विशेष दर्जा। अब लगेगा ये क्या है भाई? तो कुछ वर्गों को विशेष दर्जा का मतलब ये है, इसमें इस चीज का उल्लेख है कि जैसे ओबीसी को 27% का आरक्षण है, जनरल को 10% का आरक्षण है, ST/SC को सबसे अधिक आरक्षण है। तो उन सभी वर्गों को आरक्षण इसी भाग के तहत दिया गया है। यानी जिन जिन वर्गों को विशेष दर्जा, विशेष छूट दिया गया है, तो उसका उल्लेख भाग 16 में हमें मिलता है, यानी जानकारी मिलती है। मैं भाग 17 की बात करूं तो भाग 17 में है राजभाषा। ये राजभाषा नहीं है, ध्यान रखिए, राजभाषा नहीं, राजभाषा। इस राजभाषा का मतलब होता है पेपर वर्क। जैसे संसद का पेपर वर्क, संसद में जो काम होती है 2 लैंग्वेज में होती है, हिंदी और अंग्रेजी। तो उस चीज का उल्लेख हमें इस भाग में मिलता है। इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पेपर वर्क, PAPERWORK, पेपर वर्क। यानी काम काज जो किया जाएगा, किस लैंग्वेज में किया जाएगा, उसके बारे में भाग 17 में हमें जानकारी मिलती है। वहीं भाग 18 की मैं बात करूं तो आपातकाल। आपातकाल का बंद है, आपातकाल के बारे में जानकारी मिलती है भाग 18 में। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आगे बढ़ जाएंगे तो बताएंगे, जब भाग 18 बताएंगे तो। राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की बात करूंगा तो आर्टिकल 352। राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। वही वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। अब मैं भाग 19 की बात करता हूँ, प्रकीर्णन। भाग 20 की बात करूं तो संशोधन। संशोधन का मतलब आज तक जितने भी संशोधन संविधान में किए गए हैं, जैसे GST लाया गया तो 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जिसके तहत GST लागू किया गया। 52वां संविधान संशोधन की बात करूं 1985 में दल बदल कानून को लाया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 की बात करूं तो सिंधी भाषा को ऐड किया गया। तो जितने भी संशोधन किए जाते हैं इसी चैप्टर के अधीन किया जाता है, और उसका उल्लेख हमें इस भाग में देखने को मिलता है। वहीं भाग 21 की बात करूं अस्थायी। और एक लास्ट भाग बच जाता है आपका 22। इसमें निरसन, सीधी आप तौर पे कर सकते हो, नाम निरसन के बारे में जानकारी मिली। तो आप भाग देख लिए, टोटल 2200 भाग देख लिए। इसी 22 भाग को यदि आप पढ़ लेंगे टोटल तो पॉलिटी आपका समाप्त। और कुछ अलग जैसे है संविधान के अलग संशोधन अलग से हैं, पंचायती राज व्यवस्था है तो उसको अलग से देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट है 73 का, 84 का, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, तो वो सब देखेंगे बाद में। लेकिन इस 22 भाग को देख लेंगे आप तो सारा आर्टिकल का उल्लेख इसी में है।
और 395 आर्टिकल में यदि आप लगभग 200 कर लेते हैं तो वनडे कॉम्पिटिटिव के लिए काफ़ी है। और मैं ये जो लिखा है 22 भाग, इससे सवाल आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सीधी तौर पे सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जानकारी मिलता है। आप पलट सकते हैं क्वेश्चन बैंक, तो भाग 3 में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में हमें निर्वाचन के बारे में जानकारी मिलती है, तो भाग 15 में। भारतीय संविधान के किस भाग में हमें आपातकाल के उपबंध की जानकारी मिलती है, भाग 18 में। तो यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो। इससे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन की ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, भाग से केवल 22 भाग है, तो लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप आज केवल इसी में देख लेते हैं कि भाग 1 को केवल देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो भाग 1 देखते हैं कि भाग 1 में क्या है, उसके बारे में कौन कौन से अनुच्छेद है और किस अनुच्छेद में क्या जानकारी हमें मिलती है। तो देखते हैं। एक जरा वेट कीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं भाग 1 में, और भाग 1 के सारे आर्टिकल को देखते हैं, एक अनुच्छेद को देखते हैं कि क्या किस आर्टिकल में क्या उल्लेख किया गया। भाग 1 में है केंद्र और संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, यानी भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के चैप्टर में आर्टिकल 1 से 4 तक उल्लेख। अब 1 से 4 तक किस अनुच्छेद में क्या उल्लेख है उसको देख लेते हैं। तो अब मैं देखना शुरू करता हूँ। अनुच्छेद 1 के ये में दिया हुआ है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। क्या है अनुच्छेद 1 में? भारत का, आप लिखते चलेंगे, भारत का संवैधानिक नाम, यानी भारत को संविधान में किन किन नामों से पूरा पुकारा गया है। तो इसको 2 नामों से, एक भारत और दूसरा इंडिया। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत को संविधान में किन किन नामों से उल्लेख किया गया, तो 2 ही नाम है, कि भारत और दूसरा इंडिया। बाकी बार नाम हिंदुस्तान भी है, आर्यावर्त भी है, लेकिन संविधान की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 2 नाम का उल्लेख किया गया, एक भारत, दूसरा इंडिया। और ये किस अनुच्छेद से हमें जानकारी मिलती है? तो अनुच्छेद 1 के ये से हमें जानकारी मिलती है। अब अनुच्छेद 1 के बी में क्या है? अनुच्छेद 1 के बी में कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज स्टेट ऑफ यूनियन। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब इसका मतलब क्या है, भारत राज्यों का संघ? भारत राज्यों का संघ का मतलब यह है कि कोई भी स्टेट यदि भारत में जुड़ गया और उसके बाद वो चाहे कि हम अलग हो जाए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज स्टेट ऑफ यूनियन। यूनियन समूह है, ये अलग नहीं हो सकता। इस बात का उल्लेख हमें अनुच्छेद 1 के बी में मिलता है, यानी भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 2 को देख लेते हैं कि 2 में क्या है। लिखते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 की बात करता हूँ तो अनुच्छेद 2 में इस बात का उल्लेख है कि संसद विदेशी राज्यों को
विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, भारत में मिला सकती है। संसद को इस बात का अधिकार है कि यदि कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता हो तो संसद उस राज्य को भारत में मिला सकती है, और इस बात का उल्लेख हमें अनुच्छेद 2 में पूरी मिलता है। तो सीधी बात, नो बकवास में बात करूं तो अनुच्छेद 2 में इस बात का उल्लेख है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। वहीं अनुच्छेद 3 की बात करता हूं। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संसद और ये अधिकार, विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने का अधिकार केवल संसद को है। आप इस बात को गौर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 3 में इस बात का उल्लेख है कि संसद वर्तमान राज्य में सीमाओं को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। सीमा या क्षेत्रफल को बढ़ा या घटा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? संसद वर्तमान राज्य की सीमाओं को या क्षेत्रफल को बढ़ाया घटा सकती है। जैसे देखिए, वर्तमान में अभी हाल ही में 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश को सीमाओं को कुछ क्षेत्रफल को काट करके अलग किया गया, तो इसका अधिकार केवल संसद को है। जैसे झारखंड का मैं बात करूं तो झारखंड का गठन बिहार राज्य के सीमाओं को 46% सीमाओं को काट कर 46% क्षेत्रफल को काट करके गठन किया गया। ये आप छत्तीसगढ़ का बात करूं तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल कुछ भागों को काट करके बनाया गया। उत्तराखंड की बात करूं तो यूपी के क्षेत्रफल को काट करके बनाया गया। तो इसका अधिकार केवल संसद को है कि वर्तमान राज्य में अन्य 28 राज्य में सीमाओं के क्षेत्रफल में हेरफेर संसद कर सकती है। इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 3 में मिलता है। और अनुच्छेद 1 लास्ट 4 है और एक लास्ट ही अनुच्छेद 4 है, क्योंकि इसका भाग 1 खत्म हो जाएगा, भाग दूसरा स्टार्ट हो जाएगा नागरिकता, और नागरिकता में आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो एक लास्ट अनुच्छेद है, ऊपर लिख देता हूँ, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में इस बात का उल्लेख है कि जो काम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया है, आर्टिकल 2 प्लस आर्टिकल 3 में जो किया गया है, जो कार्य आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया है, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाए। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसका अर्थ यह है कि जब आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद ये काम दोनों करती है तो राष्ट्रपति इसके बीच में नहीं आ सकते। राष्ट्रपति इसमें टांग, सीधी बात कहें तो टांग नहीं अड़ा सकती है। आर्टिकल 4 में इस बात का उल्लेख है कि संसद जब विदेशी राज्यों को भारत में मिलाए और वर्तमान राज्य में जब परिवर्तन करेगी तो राष्ट्रपति इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती कि ये आप काम क्यों कर रहे हो। इस बात का उल्लेख हमें संविधान आर्टिकल 4 में मिलता है। तो इस तरह हम देख लिए भाग 1 और टोटल 22 भाग है, तो एक एक करके देखेंगे आराम से। इस प्रकार 22 भाग के बारे में बता दिए और भाग 1 में चारों आर्टिकल को बता दिए। और यहाँ से निश्चित ही सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक पलट लेंगे प्रीवियस ईयर कि पूछा जाता है, तो बता चुके हैं कि किस भाग में किसका उल्लेख है, सबसे पहली बात। और यहाँ से आप आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। सीधे तौर पर पूछा जाएगा आपको कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो आप जवाब देंगे आर्टिकल 2। संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल
को घटा या बढ़ा सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 3 में। उम्मीद है समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।